हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद अरफात ख़ान। और आप थोड़ी सी हैरानी कर रहे होंगे कि ये एकदम से बीच में कौन सा टॉपिक सर लेकर आ गए। टाइटल को पढ़ने के बाद या आपको हो सकता है मेरी नोटिफिकेशन मिल रही हो तो आपने देखा होगा कि सर ये एकदम से एडिशन ऑफ वेक्टर्स की तरफ कहाँ आ गए आप। कहाँ आप इक्विलिब्रियम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस कर रहे थे और कहाँ एकदम से इतना पीछे वेक्टर्स की तरफ आ गए। तो पता नहीं आप में से बहुत सौ को पता हो या ना पता हो कि मैंने वेक्टर्स वाले चैप्टर में एक वीडियो अपलोड की थी जिसका नाम था यही बल्कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। उस वीडियो को जब मैंने रिकॉर्ड किया, जब मैंने चेक किया, ज़ाहिर सी बात है चेक भी करते हैं, प्ले करके चेक करते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है, आवाज़ वगैरह सेट है नहीं है, हर चीज़ सेट थी। जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड किया, जब तक बिल्कुल सब कुछ सेट था, यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद ऐसा पता नहीं कौन सा एरर निकल के सामने आया जिसकी वजह से मेरी उस वीडियो की पूरी वॉइस गायब हो गई, रिमूव हो गई। समझ रहे हैं? तो मतलब वो आप मेरी अगर वेक्टर्स आप में से बहुत ने देखी होगी, बहुत सौ ने देखी होगी, और अगर आप जाके नोट करें तो मेरे पास स्टूडेंट्स की इतनी रिक्वेस्ट आ रही है उनके कमेंट्स के ऊपर कि सर काइंडली इस वीडियो को दोबारा अपलोड करें, दोबारा अपलोड करें, दोबारा अपलोड करें। तो इतना सुनने के बाद, इतनी रिक्वेस्ट आने के बाद, इतने कमेंट्स, इतने मैसेजेस, इतने कॉल्स आने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि भाई आगे जाने से पहले कि क्यों ना उस चैप्टर को ख़त्म कर दें। जो एक बेचारी टॉपिक जो है वो एक वीडियो जो पेंडिंग में पड़ी हुई है, बगैर आवाज़ के, बिना वॉइस के जो पड़ी हुई है, उसको पहले हम दोबारा से अपलोड कर दें, दोबारा से बना दूं वीडियो, ताकि आप लोगों का भला हो जाए, दोबारा से वेक्टर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। और वो जो इशू आ रहा था वॉइस का, अब आप वॉइस के साथ इसको आराम से सुन लें, समझ लें और सीख लें। समझ रहे हैं? तो भाई टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। नीचे ऑप्शन होता है सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर हिट कर दिएगा और ऑल को सिलेक्ट करोगे तो मेरी नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी। ठीक है ना? किस चीज़ की नोटिफिकेशन? ये नहीं कि सर अरफात ने कुछ अपलोड कर दिया, कुछ कोई पोस्ट शेयर कर दी, नहीं। अपलोड मतलब मैं अगर कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, यूट्यूब की नोटिफिकेशन बस यही होती है ना कि आपने जिस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होता है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाना, मतलब हाँ भाई उस बंदे ने, उस चैनल ने न्यू वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है? तो ऑल पर सिलेक्ट करिएगा बेल आइकन को हिट करने के बाद। ओके, चलते हैं टॉपिक की तरफ। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम मेथड, मेथड कह लो या लॉ कह लो, हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के, है ना। हमारे पास हेड टू टेल रूल होता है, हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ होता है, हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड होता है। तो डिफरेंट वेज हैं वेक्टर्स को ऐड करने के, उनका एप्लीकेशन भी अलग अलग होती है। इन सब में सबसे सीधा साधा सबसे आसान तरीका होता है हेड टू टेल रूल। बच्चे बच्चे को आता है, 8 क्लास, 7 क्लास, फिर 9th मैट्रिक, मतलब पता नहीं आपने कितनी दफा उसको पढ़ लिया होता है। इतना आसान तरीका होता है वो, जिसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। ठीक है? मैं उस मेथड की तरफ नहीं जा रहा। मैं आप लोगों को फिलहाल जो सिखा रहा हूं, फिलहाल जो समझा रहा हूं, वो मेथड कौन सा समझा रहा हूं? पैरेललोग्राम मेथड, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। इसकी डेरिवेशन में मसला होता है, इसकी डायग्राम समझ नहीं आ रही होती। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाँ भाई पैरेललोग्राम लॉ के जरिए हम किसी भी दो वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या बनता है, उसकी डेरिवेशन क्या होती है और उनकी कुछ कंडीशंस क्या होती है, वो हम डिस्कस करने आज के लेक्चर में जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा डिफरेंस आपको बता दूं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल और पैरेललोग्राम के अंदर। भाई हेड टू टेल रूल और पैरेललोग्राम लॉ के एडिशन में सिर्फ इतना फर्क है कि हेड टू टेल रूल में हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हो सकते हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं। समझ रहे हैं? वेक्टर्स कैन बी 2, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, 50 हो। समझ रहे हैं? तो हेड टू टेल रूल मेथड के अंदर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स हो सकते हैं, आप इजीली उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में इस वाले मेथड के अंदर हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम होते ही सिर्फ दो हैं, मतलब हमें सिर्फ यहां पर दो वेक्टर्स की एडिशन करनी होती है। ठीक है? तो एक काम ही करते हैं, अपना टाइम जाए किए बगैर हम यहां पर एक काम ही करते हैं, यहां पर इसकी डायग्राम बनाते हैं। हमें हमेशा दो वेक्टर्स गिवन होंगे और उन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना होगा। उससे पहले एक यहां पर वर्ड आ रहा है, एक टर्म आ रही है जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम, है ना। देखें भाई, मैं आपको थोड़ा सा ये समझाऊं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक होता है स्क्वायर, ये देखें, एक होता है स्क्वायर, है ना। फिर हमारे पास एक होता है रेक्टेंगल, है ना। एक होता है स्क्वायर, एक होता है रेक्टेंगल।
अच्छा, स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ए और ए, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्रीज। सारे के सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्रीज होते हैं। स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरीके से अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। ए के सामने वाला ए होगा, ठीक है, बी के सामने वाला बी होगा, और इसमें भी सारे के सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्रीज, 90 90 90 और 90, ठीक है। इतना सा फर्क होता है रेक्टेंगल में और स्क्वायर के अंदर। स्क्वायर में सारी साइड्स सेम होती हैं, जबकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। एक काम करते हैं, ये जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है ऐसा सीधा बना हुआ है ना, ऐसे थोड़ा सा इन दो साइड्स में थोड़ा सा ज़्यादा फासला होता है, ठीक है। इस सीधे साधे रेक्टेंगल को हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, ऐसे टेढ़ा कर देते हैं, ऐसे करके बना देते हैं। भाई सीधा सीधा है रेक्टेंगल, काम ही करते हैं, इस रेक्टेंगल को हम थोड़ा सा झुका देते हैं, लिटा देते हैं, थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, ऐसे करके बना देते हैं। अब बनाकर चेक करते हैं। देखें भाई, इसी रेक्टेंगल को मैं थोड़ा सा यूं कर दूंगा, नजर आ रहा है भाई? फर्क नजर आ रहा है ना? फर्क नजर आ रहा है। ये रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल को आपने सीधा सीधा बना हुआ था, इसको थोड़ा सा आपने टिल्ट कर दिया, ऐसे लेटा दिया, झुका दिया। मतलब मैं कहूंगा अभी भी ये साइड अगर ए है तो ए के सामने वाली साइड अभी भी ए होगी, ऑपोजिट साइड्स अभी भी बराबर है। अगर ये बी है तो इसका ऑपोजिट साइड भी अभी भी बी होगा। मतलब आपने सिर्फ रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, है ना। एक फर्क आ गया बस, और वो फर्क पता है क्या आ गया? वो फर्क आ गया एंगल का। रेक्टेंगल में सारे के सारे एंगल्स राइट एंगल होते हैं, मतलब 90 डिग्रीज के होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर, ये पैरेललोग्राम बना दिया हम लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स ही सिर्फ और सिर्फ बराबर होते हैं। अगर ये एंगल है तो इसका ऑपोजिट बिल्कुल सेम होगा, अगर ये एंगल है तो इसका ऑपोजिट बिल्कुल सेम होगा। तो पता है क्या, ये तो था स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल और एंगल्स आर 90 डिग्रीज। ये था रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्रीज। ये है पैरेललोग्राम जिसमें ऑपोजिट साइड्स बराबर हो लेकिन एक भी एंगल 90 डिग्री का ना हो, बल्कि ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर हो जाएं। ऐसी शेप को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। यानी कि आज वाले मेथड में हम लोग इस वाली डायग्राम को डिस्कस करेंगे, समझ रहे हैं? अब ये डायग्राम हमारे पास किस तरीके से आएगी, कैसे बनेगी, हम यही सीखने जा रहे हैं, यही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जनाब, स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर आपके सामने इसकी डायग्राम को ड्रॉ करता हूं। ये रहे वो दो वेक्टर्स जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि मैंने आपको कहा कि पैरेललोग्राम मेथड में हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं और इनिशियली ये दोनों वेक्टर्स हमेशा एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। देखो, यही वो पॉइंट है जिस पॉइंट से ए वेक्टर स्टार्ट हुआ और यही वो पॉइंट है जिस पॉइंट से बी वेक्टर स्टार्ट हुआ। तो हम कहेंगे फिलहाल ये दो वेक्टर्स कौन से हैं? को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इन दो वेक्टर्स की हमें एडिशन करनी है। और एडिशन करने के लिए आपके पास जरूरी है कि अगर आपको दो वेक्टर्स हो, तीन वेक्टर्स हो, चार वेक्टर्स हो, अगर आपको उनका रिजल्टेंट चाहिए तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि वो हेड टू टेल रूल के मुताबिक ज्वाइन होने चाहिए। ये तो ज्वाइन नहीं है हेड टू टेल रूल के मुताबिक, ये तो बल्कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इनकी दोनों की टेल्स ही सेम पॉइंट पर है। इसका मतलब यहां पर फिलहाल आप इन दो वेक्टर्स की एडिशन नहीं कर सकते। आपको जो रूल्स हैं वो अलाउ नहीं करते। पहले आप इनको सीधा करें, सीधा का मतलब इनको कंडीशंस के मुताबिक लेकर आए। ठीक है, अब आप नोट करो इन दो वेक्टर्स को, अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ये थोड़ा थोड़ा आपको इस डायग्राम में मिलता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? आप बोलेंगे जी सर, फर्क इतना है कि यहां पर आप इन दो साइड्स को अगर हटा दें तो आपको इस वाली डायग्राम में इस पैरेललोग्राम की दोनों एडजेसेंट साइड्स नजर आ रही होंगी। ठीक है ना, एक साइड ये रही और एक साइड वो रही। इनके नेम्स में मत जाइएगा, ए बी, मैं आपको मैच करवा रहा हूं कि आप डायग्राम मैच करके देख लें। अब हमें क्या करना है कि अब अगर मुझे यहां पर कंप्लीट पैरेललोग्राम चाहिए तो मुझे यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं फ्री वेक्टर का या पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर का। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर क्या मींस? ये कि अगर ये वेक्टर बी है तो आप इस वेक्टर बी को इसके बिल्कुल सामने पैरेलल शिफ्ट करके यहां पर बना दें, और अगर ये वेक्टर ए है तो आप इस वेक्टर ए को इसके बिल्कुल सामने पैरेलल शिफ्ट करके यहां बना दें। इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। यानी कि आप इधर ए वेक्टर और यहां पर बी वेक्टर दोनों को उनके आमने सामने शिफ्ट करने जा रहे हैं। बी को बी के सामने, ए को ए के सामने। तो जब आप ऐसा करोगे तो आप इमेजिन करो आपको कौन सी डायग्राम मिल जाएगी? ये वाली डायग्राम मिल जाएगी जिसको हमने क्या कहा हुआ है? पैरेललोग्राम। ये अभी के अभी हम कर देते हैं। ठीक है, ये रहे पैरेलल शिफ्ट करने के बाद। ये देखें,
मैंने इस वेक्टर बी को इसके बिल्कुल सामने शिफ्ट करके यहां पर बनाया, तो मैं कहूंगा अगर ये बी वेक्टर है तो इसका ओपोजिट भी, ये भी क्या होगा, ये भी बी वेक्टर होगा। इसी तरीके से ए वेक्टर को इसके सामने ओपोजिट ड्रॉ किया, तो अगर ये वेक्टर ए है तो इसके ओपोजिट बी वेक्टर कौन सा होगा, ये वेक्टर हो जाएगा ए। ठीक है, अब हमें यहां पर वो डायग्राम मिल गई जो हमें चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द टाइटल, अकॉर्डिंग टू द हेडिंग ऑफ द टॉपिक, और वो क्या, पैरालेलोग्राम। अब हमें क्या करना है, एडिशन करने के बाद हमारा काम खत्म नहीं होता, बल्कि यहां से तो हमारा काम स्टार्ट होता है। हमें तो चाहिए जवाब, हमें तो चाहिए आंसर, हमें तो चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर। तो अभी तक आपको यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर नहीं दिख रहा। अब हमारा काम है, हम यहां पर रिजल्टेंट को भी ड्रॉ करेंगे, और रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हम फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होते हैं और लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक जाके उसको खत्म करते हैं। तो यहां पर लास्ट वेक्टर कौन है, बी वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वाले वेक्टर की हेड तक, तो ये बनाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट। तो क्यों ना हम इनका रिजल्टेंट भी ड्रॉ कर देते हैं। तो जनाब ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। ये देखें, रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक जा रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये हमारे पास रिजल्टेंट है, यानी कि आर है, और ये आर कब मिला, जब आपने ए वेक्टर को प्लस किया बी वेक्टर के साथ। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। और ये जो आपने बीच में अभी रिजल्टेंट बनाया है, इसको हम पैरालेलोग्राम का डायगोनल कहते हैं। यानी कि जब भी आप पैरालेलोग्राम का रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय द पैरालेलोग्राम ड्रॉ करेंगे, उनका रिजल्टेंट बनाएंगे, तो हमेशा ये क्या बनेगा, उस पैरालेलोग्राम का डायगोनल बनेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, resultant of the vectors A and B in a parallelogram is always its diagonal। समझ रहे हैं? तो जब भी आप पैरेललोग्राम मेथड के अंदर रिजल्टेंट बनाएंगे तो वो हमेशा इन दो वेक्टर्स का क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा। अब करते हैं एक काम, वो ये कि हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला चाहिए। समझ रहे हैं? और फॉर्मूला ऐसे ही आसमान से टपक के तो नहीं आ जाता, है ना, आपको निकालना पड़ता है, आपको खोजना पड़ता है, आपको बनाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में डेरिवेशन। डिराइव कर लो, मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, बेसिक्स हैं, उनको यूज करो, उनको इस्तेमाल करो और अपना डिजायर्ड फॉर्मूला बना लो। समझ रहे हैं? तो कोई मुश्किल बात नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम इस रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो अब ऐसा करने के लिए मैं काम ही करता हूं, यहां पर हेडिंग डाल देता हूं कि मैं यहां पर डेरिवेशन करने जा रहा हूं, डेरिवेशन for the magnitude of resultant vector। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड की अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ऐसा करने के लिए हमें यहां पर थोड़ा सा एक दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वो ये कि मुझे यहां पर एक ट्राइंगल तो नजर आ रहा है, ये देखें, ये रहा एक ट्राइंगल ए बी एंड आर, दिख रहा है आपको, ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है, ये रहा ट्राइंगल। मसला ये है कि ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है ना, ये ट्राइंगल कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो। यहां पर तो है ही नहीं। ये हमारे लिए एक मसला खड़ा हो गया। अगर 90 डिग्री एंगल आ जाए, अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए, तो हमारे लिए मसले आसान हो जाए, मसले सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हमारे पास 90 डिग्री एंगल वाले यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की बहुत सारी इक्वेशंस मौजूद हैं, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो उस थ्योरम को यूज करना हमें यहां पर पड़ेगा। अगर हम यहां पर रिजल्टेंट का फॉर्मूला चाहते हैं कि हमें मिल जाए, तो हमें यहां पर चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल। समझ रहे हैं? और राइट एंगल ट्राइंगल को यहां पर पाने के लिए, हासिल करने के लिए, हमें यहां पर एक टॉपिक का सहारा लेना पड़ेगा। और उस टॉपिक को भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बड़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूं। उसको हमने क्या कहा था? रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को रिजॉल्व करना। वेक्टर को रिजॉल्व किस तरीके से करते हैं हम लोग? भाई अगर आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, उसमें कोई भी एक वेक्टर हो जिसका नाम हो ए,
जब आप उसको रिजॉल्व करते हैं तो आपको उसका एक कंपोनेंट मिलता है ax और दूसरा कंपोनेंट मिलता है ay, है ना, अगर वो एंगल बना रहा हो थीटा पर्टिकुलरली। तो इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, यानी कि वेक्टर को उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ दो, स्प्लिट कर दो, समझ रहे हैं। तो अगर वेक्टर का नाम a होगा तो आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे ax और ay। अगर वेक्टर का नाम b होता तो आपको मिलते bx और by। और इत्तेफाक की बात यह है कि हम यहां पर जिस वेक्टर को तोड़ने जा रहे हैं, स्प्लिट करने जा रहे हैं, उस वेक्टर का नाम यहां पर b है। और अगर मैं इस b को रिजॉल्व करूंगा तो यहां पर आपको इसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक मिलेगा x एक्सिस पर और एक मिलेगा y एक्सिस पर। जो x पर होगा उसको हम कहेंगे bx और जो y पर होगा उसको हम बोलेंगे by। चले भाई देर किए बगैर इसको रिजॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हमें तरीका तो पता है, हमें तो सीखा हुआ है कि हाँ भाई आप किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व किस तरीके से करते हैं। तो ये देखें, ये बन जाएगा इसका x एक्सिस। मैं काम ही करता हूं, उस लाइन को थोड़ी सी देर में बना देता हूं क्योंकि अभी हमारा काम चल रहा है ना, हमारा अभी डायग्राम का काम चल रहा है। ओके, ये आ गया x एक्सिस। अब एक काम ही करते हैं, इस वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं। ये देखें, ये वेक्टर रिजॉल्व होने जा रहा है, ये देखें, ठीक है। एक बन गया इसका x, एक बन गया इसका y। तो अगर मैं इस b को यहां पर रिजॉल्व करूं, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, अगर इसको यहां पर रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला जो कंपोनेंट मिलेगा दिस वन, इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे दिस वन विल बी द bx। ये आ गया bx, समझ रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, वो वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमेशा by। दिस वन विल बी इट्स y कंपोनेंट। ये आ गया by। अब आप देखो एक ही पॉइंट पर कितने सारे हेड आ गए, कितने सारे सर आ गए एक जगह पे ना। एक हेड b वेक्टर का है, तो एक हेड a वेक्टर का है, तो इधर एक हेड रिजल्टेंट का भी है, तो इधर एक हेड इस y कंपोनेंट का भी है। मतलब कितने सारे हेड यहीं पर मिल गए, यहीं जमा हो गए, जैसे यहाँ पर कुछ बट रहा हो, है ना। चलो खैर, यहाँ पर सारे हेड्स जमा हो गए, वो हमारी भला से, हमें कोई इसका लेना देना नहीं है, हमारा काम है बेसिकली डेरिवेशन करना। ओके सर, ये इसका x कंपोनेंट बना, है ना, और ये वाला बन जाएगा इसका y कंपोनेंट। अब हमें यहां पर अगर नोट करें, अगर थोड़ा सा गौर करें, तो अब हमें यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है बाकायदा। और वो राइट एंगल ट्रायंगल पता है कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं। वो राइट एंगल ट्रायंगल यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये कंप्लीट जा रहा है 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 यहां तक। देन ये आ गया सीधा सीधा टर्न ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर, ये आ गया परपेंडिकुलर, और ये आ गया हाइपोटेनियस। दिख गया, जो हमें चाहिए था हमें मिल गया, कहीं और से नहीं आया, फिजिक्स में से ही आया, फिजिक्स में से ही आया। मसला खड़ा हुआ सामने, फिजिक्स ने इसको सॉल्व करवा दिया। एक टॉपिक था रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, उसको अप्लाई किया और आपका काम आसान हो गया। आपको जो चाहिए था वो आपने हासिल कर लिया। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये आ गया राइट एंगल ट्रायंगल, समझे। अब यहां पर अगर मैं बात करूं इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेनियस है, तो कौन बेस है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये तो हो गया परपेंडिकुलर, है ना, मतलब यहां पर बी वाई जो है वो कौन है, परपेंडिकुलर, समझ रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं हाइपोटेनियस की बात करूं तो ये हाइपोटेनियस ये आ गया, जिसको हमने रिजल्टेंट कहा हुआ है ना, यहां से लेकर यहां तक रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट विल बी द हाइपोटेनियस। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बकायदा कि यहां पर हमारे पास ये जो बी वाई है, दिस विल बी द हाइपोटेनियस, दिस विल बी द हाइपोटेनियस, ठीक है। और यहां पर हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है, ये सॉरी ये हाइपोटेनियस नहीं, सॉरी ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आ गया। और यहां पर हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है, ये रिजल्टेंट हमारे पास हाइपोटेनियस है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। रह गई बात बेस की। अब आप चेक करो, यहां से लेकर यहां तक ये बन रही है बेस, तो इसका मतलब बेस के अंदर दो चीज आ रही है, एक आ रहा है वेक्टर a और दूसरा आ रहा है bx। इसका मतलब जब आप बेस की बात करेंगे तो बेस यहां पर a प्लस bx बनेगा, है ना, बेस क्योंकि कंप्लीट है। तो बेस का यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, जब आप इन दोनों को मिला लोगे, इसको और इसको, तो बनेगी कंप्लीट बेस। तो बेस का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, a प्लस bx, ठीक है। तो मैं यहां पर कहां लिखूं कि हाँ भाई हमारा बेस है, चलो खैर मैं यहां करके ऐसे करके लिख देता हूं, दिस इज बेस, पूरा लिख दिया मैंने। कहां से कहां तक, ये पूरा यहां से लेकर, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, दिस इज बेस आ गई। तो नाउ वी हैव बेस, वी हैव परपेंडिकुलर एंड वी हैव हाइपोटेनियस सक्सेसफुली। नाउ वी कैन अप्लाई Pythagoras theorem in order to calculate the magnitude of the resultant। अब हम अप्लाई कर सकते हैं, तो एक काम ही करते हैं, यहां पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारा मसला यहां पर सॉल्व हो चुका है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, by applying Pythagoras
थ्योरम, थ्योरम, ठीक है जनाब। और पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज, वो फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमें क्योंकि हाइपोटेनियस ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारा वो रिजल्टेंट है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब एक काम भी करते हैं कि वैल्यूज पुट करते हैं। यहां पर हाइपोटेनियस कौन है, आर, इसका मतलब इस हाइपोटेनियस की जगह पे क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आर, और इसके ऊपर लगा हुआ स्क्वायर फॉर्मूले का, मेरा नहीं फॉर्मूले का, ओके। इक्वल, इक्वल्स, यहां पर बेस कौन है, चेक करो, मैंने अभी आपको बताया था बेस है यहां से लेकर यहां तक, तो बेस के अंदर दो चीज आ रही है, एक आ रहा है ए और एक आ रहा है बी एक्स, इसका मतलब इन दोनों को प्लस करोगे तो टोटल आपको मिलेगा बेस। इसका मतलब बेस क्या है, बेस है ए प्लस बी एक्स, दिस इज बेस, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, मेरा नहीं फॉर्मूले का, थ्योरम का। आगे चलते हैं, प्लस परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर, जिसको हमने क्या कहा हुआ है, द वाई कॉम्पोनेंट ऑफ बी, तो यह आ गया द वाई कॉम्पोनेंट ऑफ बी, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। नाउ द रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हम यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जी हां बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, वो क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर यहां पर कौन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और a कौन है, a ही है, और b कौन है यहां पर, b bx है, और प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर यहां पर कौन है, bx का स्क्वायर। तो हमने इधर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो कि क्या बना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा एज इट इज by का स्क्वायर। आगे चलते हैं, एक काम ही करते हैं कि हमारे पास यहां पर जहां जहां x कंपोनेंट नजर आ रहा है वहां पर उसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं, मतलब cos थीटा लगा देते हैं, और जहां जहां आपको y कंपोनेंट नजर आ रहा है वहां पर sin थीटा लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है वो ये कि जब हम x कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो बराबर होता है b cos थीटा के, और जब हम y कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो बराबर होता है sin थीटा के। चलें अब अप्लाई करते हैं। ओके, नाउ रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो सेम रहेगा, a स्क्वायर तो सेम रहेगा, हाँ भाई, प्लस प्लस भी सेम रहेगा, 2 भी सेम रहेगा, a भी सेम रहेगा, सिर्फ इस bx की जगह क्या आ जाएगा, b cos थीटा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला b cos थीटा। आगे चलते हैं, प्लस के बाद bx का अगेन फॉर्मूला आ जाएगा, और फॉर्मूला क्या है, b cos थीटा। तो ये देखें b cos थीटा, और आपको पता है bx पे स्क्वायर था, कंप्लीट वैल्यू पर स्क्वायर है, इसका मतलब ये स्क्वायर b पर भी आ जाएगा और cos के ऊपर भी आ जाएगा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आगे चलते हैं, प्लस के बाद by स्क्वायर, by का मतलब b sin थीटा, ये देखें b sin थीटा, और क्योंकि by पर स्क्वायर था तो इन दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा कंप्लीट, तो b स्क्वायर एंड sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। तो क्या बना भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप। सो द रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर सेम प्लस 2ab cos थीटा सेम, प्लस के बाद मुझे बताओ इन दोनों में से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो, आप बोलेंगे यस सर कॉमन निकाल सकते हैं, वो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आप यहां से बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लें, ठीक है। और जब कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां पर बचेगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा sin स्क्वायर थीटा, सिंपल। और क्या आपको इससे कुछ याद आ रहा है ना, आइडेंटिटीज है मैथमेटिक्स की, हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के, मैथमेटिक्स है ना, तो हम यहां पर 1 अप्लाई कर देते हैं। सो द आर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर सेम प्लस 2ab cos थीटा सेम प्लस b स्क्वायर सेम, और ये पूरा फैक्टर बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। दिस इज द आइडेंटिटी, ये हमें पता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, हमने पढ़ा हुआ है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है किसके, 1 के, ये हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। आगे चलते हैं, अच्छा 1 तो हम लिखते ही नहीं है क्योंकि 1 मल्टीप्लाई के अंदर आ रहा है, हाँ प्लस के अंदर आता तो जरूर लिखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या बनने जा रही है, कंडीशन जो बनने जा रही है मैं लाइन के बाद बना देता हूं,
और वो कंडीशन हमारे पास ये आ रही है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड कॉस थीटा। आप बोलेंगे सर क्या किया आपने? तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस कॉस थीटा को सबसे एंड में लिख दिया, इस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ लिख दिया। एक ही बात है, इस प्लस कर रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले कर दिया और 2ab कॉस थीटा मैंने बाद में कर दिया। अब चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, और वो लास्ट स्टेप पता है क्या होगा? मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ना कि रिजल्टेंट के स्क्वायर का। समझ रहे हो? मुझे आर स्क्वायर कैलकुलेट नहीं करना, मुझे सिर्फ आर कैलकुलेट करना है। तो एक काम ही करते हैं, ये जो आर स्क्वायर है, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं? टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब रेडिकल यहां पर भी आ जाएगा और रेडिकल यहां पर भी आ जाएगा, है ना? टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड्स। तो इस स्क्वायर से आर, मतलब आर स्क्वायर का रेडिकल से कैंसिल, ठीक है। अब बच जाएगा यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू, इधर से कहीं नहीं कैंसिल होगा, है ना? तो यहां पर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस थीटा। और ये सब के सब किस में आ रहे हैं? ये सब के सब रेडिकल के अंदर आ रहे हैं। जनाब ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। मैं इसको कर देता हूं हमारे बॉक्स में, जिस तरीके से मैं हमेशा करता आया हूं, क्योंकि फॉर्मूला है तो इसको एक अलग से प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। इसको वाजे करते हैं कि हाँ भाई दिस इज आवर फॉर्मूला। समझ रहे हैं? तो अगर आपने पैरेललोग्राम मेथड में, इस मेथड में किसी भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, so we use this formula: a square plus b square plus 2ab cos theta whole radical. This formula will give you the magnitude of the resultant of the two vectors according to parallelogram law, parallelogram method. समझ रहे हैं? इस फॉर्मूले का एक नाम है, आपको पता है इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइन। This formula is called law of cosine. ब्लैक से लिख रहा हूं, law of cosine, ठीक है। लॉ ऑफ कोसाइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर cos थीटा आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो कि कितने मैग्नीट्यूड का है, तो याद रखिएगा हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? लॉ ऑफ कोसाइन। तो आप यहां पर एक बात नोट कर लो, वो क्या अक्सर एमसीक्यूज में आती है। लॉ ऑफ कोसाइन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। क्या? कि लॉ ऑफ कोसाइन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। समझ रहे हैं? तो इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं कि लॉ ऑफ कोसाइन, law of cosine is used to calculate the, क्या कैलकुलेट करता है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सिंपल, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये तो हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन? तो हमारे पास डायरेक्शन का भी एक फॉर्मूला होता है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ साइन। समझ रहे हैं? तो पहले एक काम ही करता हूं, मैं यहां पर लॉ ऑफ साइन का पॉइंट लिख देता हूं कि हमारे पास रिजल्टेंट की दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड कि कितना है, और एक है किस तरफ बन रहा है, कितने एंगल पर बन रहा है, कितने एंगल पर बन रहा है। ये जो एंगल बन रहा है दिस वन, थीटा, ठीक है। तो रिजल्टेंट की दो चीजें, उसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हम क्या यूज करते हैं? लॉ ऑफ कोसाइन। और अगर आपने डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो हम क्या यूज करते हैं? लॉ ऑफ साइन। तो उस पॉइंट को मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या बनेगा भाई? द डायरेक्शन या लॉ ऑफ साइन, यहां से स्टार्ट करूं ना, क्योंकि हमने लॉ ऑफ कोसाइन से स्टार्ट किया है। लॉ ऑफ साइन इज यूज्ड टू डिटरमाइन क्या? द डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। यानी कि अगर आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो लॉ ऑफ कोसाइन, और अगर रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो लॉ ऑफ साइन। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट की डायरेक्शन की। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ, ये काम ही करता हूं, बल्कि डायरेक्शन के साथ साथ मैं काम ही करता हूं, ऊपर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी लिख देता हूं जो हम लोगों ने ड्राइव कर लिया, दोनों एक साथ आ जाएंगे। पहले क्या हमने क्या फाइंड किया, पहले हमने फाइंड किया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट का हमने जो फॉर्मूला अभी ड्राइव किया, जिसको हमने लॉ ऑफ कोसाइन किया, वो क्या था, R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस थीटा, और ये सब के सब किसमें आ जाएंगे, होल रेडिकल के अंदर। तो मैग्नीट्यूड का हमने ये वाला फॉर्मूला अभी अभी ड्राइव किया, पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस किया, जिसको हमने क्या कहा, लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। अब हम करते हैं डायरेक्शन की बात। डायरेक्शन ऑफ किसकी, डायरेक्शन रिजल्टेंट की, कि रिजल्टेंट किस तरफ बन सकता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। और इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, देखें जब हम पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स के साथ साथ 3 एंगल्स होते हैं। ये देखें, सबसे पहले ये वाला साइड है ए साइड के बिल्कुल जो ओपोजिट एंगल होता है ये वाला, अच्छा मैं इसको ब्लू से बना देता हूं, ये देखें ए साइड का ओपोजिट एंगल ये वाला, इसको हम कहते हैं लेट्स सपोज अल्फा, ये देखें ये आ गया अल्फा, ठीक है। मैं यहां से थीटा हटा देता हूं, ठीक है। तो ए साइड का ओपोजिट अल्फा, फिर ये बी साइड है, इस बी साइड का ओपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, ये वाला, तो मैं इसको कह दूंगा लेट्स सपोज दिस इज बीटा, बी का ओपोजिट बीटा, ए का ओपोजिट अल्फा, और फिर हमारा रिजल्टेंट बन रहा है दिस वन रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का ओपोजिट ये वाला रिजल्टेंट का ओपोजिट ये वाला, ठीक है। और इसको हम कह देते हैं गामा। नाउ देयर आर 3 साइड्स एंड देयर 3 ओपोजिट एंगल्स, ए का ओपोजिट अल्फा, बी का ओपोजिट बीटा एंड आर का ओपोजिट गामा। तो अगर आपने एंगल का फॉर्मूला फाइंड करना हो तो एंगल के लिए कंडीशन आती है, उसको हम कहते हैं ओपोजिट साइड्स को, यानी कि साइड को उसके ओपोजिट एंगल के साइन से डिवाइड कर दें, साइन यानी कि साइन थीटा से, किसी भी साइड को उसके ओपोजिट एंगल के साइन के साथ डिवाइड करें, ये आप तीनों का रेशो निकालो, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको यहां पर लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले क्या, ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, इसको मैं ऐसे करके लिखूंगा, ए साइड डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, ये बराबर आएगा, देन बी साइड डिवाइडेड बाय साइन बीटा, देन बी साइड डिवाइडेड बाय साइन बीटा, देन ये बराबर आएगा किसके, आर साइड डिवाइडेड बाय साइन गामा, यानी कि अगर लेट्स सपोज इसको थर्ड साइड हम सी कह रहे हैं तो सी रिजल्टेंट है, तो आर डिवाइडेड बाय साइन गामा, सो आर डिवाइडेड बाय साइन गामा, ये बन गया फॉर्मूला रिजल्टेंट की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने का। ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा, आर अपॉन साइन गामा, इस फॉर्मूले से आपको पता चलेगी रिजल्टेंट की डायरेक्शन, और इस वाले फॉर्मूले को हम कहते हैं लॉ ऑफ साइन। This one is law of cosine and this one is law of sine. Law of cosine मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके देगा, जबकि law of sine आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन को कैलकुलेट करके देगा। तो जनाब ये थी कंप्लीट वीडियो, आवाज के साथ, वॉइस के साथ, जो पहले गायब हो गई थी मेरी लास्ट वाली वीडियो के अंदर, लास्ट नहीं बल्कि वो जो वेक्टर्स वाले चैप्टर में मैंने अपलोड की हुई है ऑलरेडी है, उसमें गायब हो गई वॉइस। तो अब ये वीडियो जो है वो वॉइस के साथ है। फाइनली उम्मीद करता हूं आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि हाँ भाई एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है, बाय पैरेललोग्राम लॉ किस तरीके से करते हैं, डेरिवेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी कंडीशन मैंने आपको सिखा दी, समझा दी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी, टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे बता दो कि हाँ सर फाइनली आपने अपलोड कर दी। जितने कॉमेंट्स मेरे पास उस वीडियो में है ना, सर वॉइस नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा कि अब अगर इस वीडियो के अंदर आप बोलेंगे थैंक यू सर, अब आपने वॉइस के साथ अपलोड कर दी, फाइनली सर आपने वॉइस के साथ अपलोड कर दी, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आप एक्टिव हैं और आप देखते हैं वीडियोस को। ठीक है जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।